नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ के साथ, जहां पर बात करते हैं कि क्यों गिरने लगे यूएस मार्केट्स कल। तो जब मार्केट्स ओपन हुए उसके थोड़े ही देर बाद यूएस मार्केट्स में जो मेन उनके इंडाइसेस है, डाउ जोन्स और नैस्डैक, दोनों ही डाउन थे बाय मोर देन 2 and 3%। एंड इसके रीजंस वीकेंड को एंड कल होने वाले कुछ डेवलपमेंट्स है उससे हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट्स, उनके सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट एंड जो इंडिकेशंस ओवरऑल जो दिख रहे हैं, वो इक्विटी मार्केट्स के लिए उतना अच्छा सिग्नल नहीं दे रहे यूएस इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो इसी वजह से ये कुछ चीजें थी यहाँ पर जिसके इम्पैक्ट से यूएस जो इक्विटीज है वो ट्रेड कर रहे थे एट अ लोअर वैल्यूएशन। जब कल मार्केट्स ओपन हुए, यूएस यूएस मार्केट्स ओपन हुए, यूएस व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि ट्रम्प के ऑफिशियल्स इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि क्या वो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को अपने अपने जो जॉब है वहां से निकाल सकते हैं, इफ दे कुड फायर द फेडरल चेयरमैन जेरोम पावेल। तो ट्रम्प को उनके पार्टी से काफी ये इंडिकेशंस मिले हैं कि अगर जेरोम पावेल उनके रोल पर रहते हैं तो उससे शायद वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं लाएंगे। एंड अब ये चीज बहुत पब्लिक हो गई है, जहां पर पब्लिकली यूएस प्रेसिडेंट इज टारगेटिंग जेरोम पावेल बाय सेइंग कि वो बहुत लेट है टू कट द रेट्स। उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उनको इस नाम से एड्रेस भी किया, मिस्टर टू लेट। तो क्लियरली फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और यूएस प्रेसिडेंट में फ्रिक्शन अब बढ़ने लगा है। एंड ये सारी चीजें अच्छी चीज नहीं होती है इक्विटी मार्केट्स के लिए। अगर हम समराइज करने जाए कि क्यों यूएस इक्विटी मार्केट्स में इतनी वीक स्टार्ट इस हफ्ते में रही, तो अगर उसको उसको हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक पॉज तो लगभग 12-13 दिन पहले उन्होंने बताया था कि 90 डे पॉज है। तो उस पर अब तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। जब पॉज आया तब ये एक्सपेक्टेशन थी कि अब डील्स जल्दी से जल्दी होंगे, जो भी ट्रेड डील्स है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन जो होगा बिटवीन नेशंस, वो जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन अब तक ऐसे कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे। तो ये एक मेजर चीज है जिससे मार्केट वीक दिख रहा है करंटली। जापान से बातें चल रही है यूएस की, मेक्सिको से चल रही है, बट अब तक कोई कंक्लूजन नहीं आया अबाउट अ ट्रेड डील। तो पॉज आने पर जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी चीजें हो नहीं रही है, वो एक मेजर वीकनेस है। एक और चीज है कि फेडरल पॉलिसी एक अनसर्टन लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट्स हो, लेकिन जो यूएस फेड है उन्होंने अब तक ये सिग्नल दे दिया है कि हम इन्फ्लेशन देखेंगे एंड उसके उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि रेट कट्स करने हैं या नहीं करने हैं। तो क्लियरली ये फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है। अभी ऑलरेडी कुछ इकोनॉमिस्ट्स का एक्सपेक्टेशन है कि अगले फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी वहां पर रेट कट नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है कि मार्केट में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं है, तो रेट कट्स क्यों नहीं कर रहे। बट ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन की वजह से इक्विटीज में एक वीकनेस नजर आ रही है। वहीं अगर हम यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखें, 10 ईयर जीसेक यील्ड्स देखें, तो वो यील्ड्स अब बढ़ने लगे हैं वापस, क्योंकि सेलिंग हो रही है बॉन्ड्स में, और ये सारा पैसा लग रहा है कि गोल्ड की तरफ ही जा रहा है अगेन। तो गोल्ड जो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड लेवल्स पे लगने लगा था बहुत सारे एनालिस्ट को, उन लेवल्स से भी और ऊपर बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। जब भी अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट्स में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, तब गोल्ड जैसे एसेट क्लास को ज्यादा भाव मिलता है। एंड ये अब और बढ़ते जा रहा है। उसके बाद यूएस डॉलर भी वीक हो रहा है, राइट। यूएस डॉलर का जो डॉलर इंडेक्स है वो अब 100 के काफी नीचे आ चुका है, 98 तक पहुंच गया था। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑब्वियसली उनके बॉन्ड्स पर भी प्रेशर है, यूएस के बॉन्ड मार्केट पर भी प्रेशर है, इक्विटी मार्केट्स पर भी प्रेशर है। एंड चाइना भी ऐसे सिग्नल्स दे रहा है जिसमें इट सीम्स कि चाइना इज ट्राइंग टू से बाकी पूरी दुनिया को कि आपको चूज करना होगा कि आपका ट्रेड पार्टनर यूएस होगा या चाइना होगा। तो हर जगह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो बढ़ रहे हैं। एंड इन्हीं चीजों की वजह से मेनली जो यूएस इक्विटीज है वहां पर वीकनेस कल दिखाई दिया है। इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी जो 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज की है कल ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स, और ये 200 दिन के लिए होने वाला है। तो ये जो 12% प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी है, ये 5 की कैटेगरीज के लिए है। स्टील जो इंडिया इंपोर्ट करता है उनके लिए है। एंड मेनली इसका पर्पस यही है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इंडिया के जो कंपनीज है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड जो सडन एंड सिग्निफिकेंट राइज होता है, यानी बहुत ज्यादा डंपिंग अगर चाइना या फिर बाकी एशियन कंट्रीज स्टील का इंडिया में कर देते हैं, तो उससे गिरने वाले रेट्स से इंडियन स्टील मेकर्स को बचाया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट का ये कदम है।
जब ये न्यूज़ मैंने पहले पढ़ी तो मुझे लगा कि मेनली हो सकता है कि जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स है उससे शायद इंडियन गवर्नमेंट को डर है कि क्या चाइना ये सारी चीज़ें इंडिया जैसी कंट्रीज में डंप करेगा। बट इट सीम्स कि जो डीजीटीआर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जो डिसाइड करता है कि किन चीज़ों पर ड्यूटी लगानी चाहिए, किन चीज़ों पर नहीं लगानी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कस्टम्स, तो उनका कुछ एनालिसिस है। जब दिसंबर 2024 में इंडिया के जो कुछ स्टील मेकर्स थे, उन्होंने डीजीटीआर को ये आगाह किया था कि बहुत सारा स्टील इंपोर्ट इंडिया में बहुत कम प्राइसेस पर हो रहा है, जिससे इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। तो ये जो 12% की सेफगार्ड ड्यूटी है, दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर असेसमेंट जो डीजीटीआर ने उस समय की थी। इट सीम्स कि इसका कोई करंट ट्रेड जो टेंशन है उससे इसका ज्यादा ताल्लुक नहीं है, ऐसे करंटली नजर आ रहा है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के इन्वेस्टिगेटिव आर्म ने ये प्रोब जो है वो इनिशिएट किया था इन दिसंबर 2024, जब उनको कंप्लेंट्स मिली फ्रॉम इंडियन स्टील एसोसिएशन, जो रिप्रेजेंट करता है मेजर कंपनीज को लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, आर्सेलर मित्तल एंड इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि जो सर्ज हुआ था इंपोर्ट्स में, वो मेनली इस वजह से हुआ था क्योंकि डिमांड अब स्लो होने लगी थी, एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्शन हुआ था इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो वो ये सारे कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड दे वर डंपिंग इट टू कंट्रीज लाइक इंडिया। अगली न्यूज है रिगार्डिंग इंडिया कोर सेक्टर ग्रोथ। इंडिया का जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो थोड़ा सा रिकवर कर गया है इन द मंथ ऑफ मार्च टू 3.8%, जबकि पिछले महीने में यानी फरवरी के डेटा के अनुसार वो 5 मंथ लो पर पहुंच गया था एट 3.4%। सो 3.4% से 3.8% का हल्का सा रिकवरी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जो ईयर ऑन ईयर राइज है सेक्टर कोर सेक्टर्स में, वो मेनली ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आगे भी बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मार्च के मंथ में बढ़ने लगा था। इसके अलावा सीक्वेंशियल ट्रेंड थोड़ा बहुत मिक्स्ड था। फर्टिलाइजर्स, कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इनमें थोड़ा सा मॉडरेशन दिखा, यानी कम होते हुए दिखे ये ऑन ऑन ईयर बेसिस। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो मेनली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है, दे अकाउंट फॉर 40% वेट जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स में होता है। तो FY25 अब एक 4 ईयर लो ग्रोथ पे एंड हुआ है ऑफ 4.4%, जबकि FY24 जो था वो 7.6% से ग्रो हुआ था। तो जो स्लो परफॉर्मेंस है सेक्टर का, ये बहुत चीजों को एट्रीब्यूट किया जा सकता है। पूरे साल का जो डेटा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो मेनली इलेक्शंस थे जो सेंटर में भी थे, और बहुत की इंपॉर्टेंट स्टेट्स में इस साल इस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शंस हुए थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा स्लो डाउन इसमें नजर आया है। 8 में से 2 सेक्टर्स जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कम कम होते हुए दिखे हैं, क्योंकि ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस सबड्यूड रहे, क्योंकि ट्रेड वॉर के कंसर्न्स बढ़ने लगे हैं। तो क्रूड ऑयल का जो सेक्टर है वो कम हुआ है बाय 1.9%, एंड नेचुरल गैस में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, यानी कम वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ है। रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज का ओवरऑल ग्रोथ फ्लैट था एट 0.2%। जो 8 सेक्टर्स है उसमें से 4 सेक्टर्स दे हैव ग्रोन एट अ स्ट्रॉन्गर पेस देन द प्रीवियस मंथ। तो सीमेंट, जैसे कि सीमेंट जो है दैट हैज ग्रोन बाय 11.6% फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और पिछले मंथ में ये 10.8% से बढ़ा था। स्टील भी ठीक ठाक रेट से ग्रो हुआ है, 7.1% से ग्रो हुआ है, जबकि फरवरी में ये 6.9% से ग्रो हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी में अच्छी खासी पिकअप दिखी है, 6.2% का ग्रोथ है, जबकि फरवरी में ये 3.6% का था। सेंटर जो है दैट इज कंसिडरिंग 10% कैप ऑन चाइनीज इक्विटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स जेवी। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक के जॉइंट वेंचर्स इंडिया में है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रहा है कि चाइनीज कंपनीज की इक्विटी इसमें मैक्सिमम 10% तक ही लाई जा सके। तो दिस विल बी सब्जेक्ट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिकॉज इंडिया में उसकी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज जो है वो लिमिटेड है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इससे अलग रहेगा। बट जो जॉइंट वेंचर्स है उसमें स्टेक चाइनीज कंपनीज का 10% तक ही मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट करे, ऐसा प्रपोजल करंटली फ्लोट किया जा रहा है। तो ये मूव गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक इंटेंट से अलाइन करता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, यानी आत्मनिर्भर बने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। एंड गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करने के लिए तैयार है। अगर यूएस या यूरोपियन फर्म्स जो है वो अपने ऑपरेशंस चाइना से इंडिया रिलोकेट करता है, तो ये ऐसे नॉर्म्स में वो रिलैक्सेशन लाने के लिए रेडी है इंडियन गवर्नमेंट। तो इन केसेस में चाइनीज सप्लायर्स जो ऐसे वेस्टर्न फर्म्स को सपोर्ट करते हैं वो 49% इक्विटी रख सकते हैं जॉइंट वेंचर्स में, एंड इनको एक्सेप्शंस के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। ये जो कॉशियस अप्रोच है ये इंडिया के ब्रॉडर कंसर्न्स को भी दिखाता है। सप्लाई चेन में बहुत सारे डिपेंडेंसीज
बहुत सारी चीजों के लिए इंडिया चाइना पर निर्भर है, क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे ड्रिलिंग मशीनरी, सोलर पैनल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसको कम करने की और ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऑफिशियल्स ने ये भी बताया कि इंडिया जो वियतनाम का एक्सपीरियंस है उसका रेप्लिकेशन कम चाहती है, क्योंकि वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है वो चाइनीज एंटिटीज ने ही डेवलप किया। एंड अगर उनकी इक्विटी इस जॉइंट वेंचर्स में या फिर ऐसे जो वेंचर्स है वहां पर ज्यादा रही, तो उनके पास ऑब्वियसली बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है, एंड दे कैन कंट्रोल जो भी चीजें देश में हो रही है सिटिंग आउटसाइड दी कंट्री एज वेल। स्टॉक वाइज न्यूज की ओर जाते हैं, जहां पर एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईजीआई कंपनी का हाल ही में आईपीओ हुआ था। उसके बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफी बड़ा करेक्शन भी दिखा, कुछ वैल्यूएशन कंसर्न्स भी दिखे थे। तो ऐसे में इनके Q4 नंबर्स कैसे रहे? नेट प्रॉफिट बढ़ा है बाय 12% एंड 141 करोड़ का तक ये पहुंच गया है। शेयर्स कल एक पॉइंट पर अपर सर्किट भी हिट कर चुके थे। ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट्स लगे मुझे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 10% से बड़ी है Q4 में, एंड EBITDA की अगर बात करें तो वो अराउंड 12.6% से बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 64% रहा कंपनी का, हाई मार्जिन बिजनेस है, सर्टिफिकेशन करना है आपको डायमंड्स का। जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 62.5 हुआ करता था। कंपनी काफी स्ट्रांग डिमांड विटनेस कर रही है इन सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरल डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कल रिजल्ट्स देने के बाद कहा। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ जो है वो और भी बढ़ सकती है। आईजीआई बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इन प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, और जो टर्न अराउंड टाइम है फॉर सर्विसेज वो कम हो सके। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इरेडा, ये दोनों कंपनीज जिन्होंने जेंसॉल को साइजेबल पैसा लेंड किया था, वो कंसिडर कर रहे हैं कि जेंसॉल का जो ईवी का फ्लीट है जो उन्होंने ब्लू स्मार्ट को लीज किया था वो ऑक्शन करे। तो जैसे कि आप जानते होंगे, पिछले हफ्ते में हमने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि जेंसॉल इंजीनियरिंग के केस में क्या क्या चीजें हुई। तो इस कंपनी में जेंसॉल इंजीनियरिंग में मेजर जो दो लेंडर्स है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इरेडा, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो दोनों ही कंपनीज ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो पैसा उन्होंने जेंसॉल को दिया था, जिससे जेंसॉल ने ईवी कार्स खरीदे जो वो ब्लू स्मार्ट को लीज कर रहे थे, अब ऑब्वियसली जेंसॉल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं एंड ब्लू स्मार्ट ने भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। तो अब पीएफसी और इरेडा को यही देखना है कि वो कैसे ये पैसे रिकवर कर सके। कंपनी के ऑपरेशंस तो बंद हो गए, तो अब लीज के जो पैसे हैं वो कैसे जेंसॉल रिकवर करेगा फ्रॉम ब्लू स्मार्ट, एंड कैसे जेंसॉल विल पे बैक टू पीएफसी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एंड इससे दोनों ही कंपनीज को डर ये है कि ये अकाउंट कहीं एनपीए ना हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो जाए। तो लगभग 5000 ईवीज जेंसॉल इंजीनियरिंग ने खरीदी थी यूजिंग दिस मनी फ्रॉम पीएफसी एंड इरेडा, एंड 663 करोड़ के फाइनेंस से इन्होंने जो है वो सिक्योर किया था। अब आगे देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट दोनों के जो प्रोमोटर्स है, जो भाई है दो, अनमोल सिंह जग्गी एंड पुनीत सिंह जग्गी, दोनों पर रेगुलेटरी एक्शन लिया है सेबी ने पिछले ही हफ्ते में। एंड दोनों को मार्केट में कैपिटल लेने से बैन कर दिया है, उनको बैन कर दिया है फ्रॉम होल्डिंग पोजीशंस इन लिस्टेड कंपनीज। तो ऑब्वियसली फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बोथ कंपनीज, ब्लू स्मार्ट और जेंसॉल, दोनों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में करंटली स्टेटस ऐसा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए उनको अक्यूज किया गया इन जेंसॉल शेयर्स, और 21 डेज उनको दिए गए हैं टू रिस्पॉन्ड टू द चार्जेस। बट दोनों कंपनीज, दैट इज पीएफसी और इरेडा, करंटली यही देखेंगे कि कैसे वो अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। एयर इंडिया जो है वो कीन है कि बोइंग के जो प्लेन्स चाइनीज एयरलाइंस ने रिफ्यूज किए पिछले हफ्ते में, वो एयर इंडिया लेने को तैयार है, ऐसे इंडिकेशंस कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करंटली दिख रहे हैं। तो कुछ एयरक्राफ्ट्स की अर्जेंट नीड है टाटा बैक्ड एयर इंडिया को, ऐसा माना जा रहा है। एंड वो सोच रहे हैं कि वो बोइंग को अप्रोच करे, क्योंकि बोइंग और कुछ चाइनीज एयरलाइन कंपनीज का ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो बोइंग सप्लाई करेगा इन चाइनीज कंपनीज को। लेकिन पिछले ही हफ्ते में एक बड़ी न्यूज यहां पर यह है कि चाइनीज एयरलाइंस को उनकी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि बोइंग के ये एयरक्राफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाए गए हैं अप टू 125%, और 10 प्लेन्स एक्चुअली प्रिपेयर्ड थे डिलीवरी के लिए, बट दे हैव बीन सेंट बैक टू द यूएस। तो ऐसे में ये प्लेन्स जो बने हैं फॉर दीज चाइनीज कंपनीज, वो एयर इंडिया चाहता है कि वो अपनी फ्लीट में ला सके। एंड एयर इंडिया इसके लिए भी ईगर है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर डिलीवरी के स्लॉट्स आएंगे, उसमें भी वो चाहते हैं कि एयर इंडिया कुछ और प्लेन्स जो है वो बोइंग से अक्वायर कर सके, क्योंकि ये सारे अग्रीमेंट जो है वो एयरलाइंस और बोइंग के बीच में होते हैं। बोइंग और एयरबस ऐसे कंपनीज है जो एयरलाइंस जो फ्लाइट्स बनाते हैं,
एंड इसमें टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है कि इसमें टाइम लगता है। सो ये फ्लाइट्स बनने के बाद अब उनकी डिलीवरी नहीं ली जा रही है, तो ऐसे में इवन दोनों ही कंपनीज चाहेंगे, एयर इंडिया और बोइंग दोनों ही चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई अग्रीमेंट यहाँ पर किया जाए। तो एयर इंडिया को बेनिफिट हुआ है चाइनीज के पुल बैक का इन द पास्ट एज वेल। उन्होंने 737 मैक्स के 41 जेट्स एक्सेप्ट किए थे जो ओरिजिनली चाइनीज एयरलाइंस के लिए बने थे। तो इस डिलीवरीज में कुछ डिफरमेंट भी हुई थी क्योंकि कुछ सेफ्टी इश्यूज थे विद लिथियम बैटरीज जो प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स में होते। बट अभी जो भी प्लेन्स बोइंग ने बनाए हैं या फिर बनाने वाला है उसमें कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि केबिन कॉन्फ़िगरेशंस जो है ये फ्लाइट्स में वो बहुत कस्टमाइज्ड होते हैं, वो किसी एक ओरिजिनल कस्टमर के लिए बने होते हैं। एंड अगर वो एयरलाइन वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करने वाली है तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस उनको करने पड़े, जिससे बोइंग के भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट फॉर नाउ जो नॉन चाइनीज एयरलाइंस है उनसे आने वाला जो इंटरेस्ट है उससे जो शॉर्ट टर्म ब्लो जो बोइंग को लगा था उससे शायद हो सकता है कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ उनको मिल जाए टू टू टेक केयर ऑफ द शॉर्ट टर्म इश्यूज दैट दे हैव। और अगर ये टैरिफ और कंटिन्यू होता है तो बोइंग को सोचना पड़ेगा कि कैसे वो नॉन चाइनीज कस्टमर्स की और भी अपना ध्यान ज्यादा डाइवर्ट कर सके। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन बिलीव इट और नॉट सेक्शन तो आज भी रहेगा। बिलीव इट और नॉट सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसेंटली ही ट्विटर पर कुछ इंटरेक्शंस हो रहे थे बिटवीन सैम अल्टमैन, ओपन एआई के फाउंडर जिनका चैट जीपीटी मेजर प्रोडक्ट है। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करते हैं तब बिकॉज ऑफ पीपल यूजिंग वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू, ये सारी चीजों से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही है, जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू। मुझे फिर भी लगता है कि ये एक बहुत ओवर एस्टिमेशन है एंड मे बी वो ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उन्होंने बताया होगा कि बहुत पैसे लग रहे हैं, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर कि चैट जीपीटी का यूसेज कितना बढ़ चुका है। एंड बहुत लोग ये सारी चीजों का यूज कर रहे हैं ऑफ वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू, एंड इससे कंप्यूटिंग पावर इतनी लग रही है कि उनके सर्वर्स में भी अभी बहुत ज्यादा लोड आने लगा है। 2-3 हफ्ते पहले की बात है जब गिबली स्टूडियो करके एक ट्रेंड शुरू हुआ था जहां पर लोग अपने फोटोज को गिबली स्टूडियो एक कार्टून बेस्ड एनिमेशन से वो चेंज कर पा रहे थे विद अ प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी। तो तभी भी सैम अल्टमैन ने कहा था कि हमारी टीम को सोने की जरूरत है, आप इतने सारे प्रॉम्प्ट्स अगर दोगे तो ये सारी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो रही है करंटली चैट जीपीटी के लिए। एक सर्वे कंडक्ट हुआ था 2024 में जहां पर 67% अमेरिकन ने ये कहा था कि वो अपने एआई असिस्टेंट से बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, जिसमें से 55% का ये कहना था बिकॉज वो सही चीज है करने के लिए इसलिए वो कर रहे हैं, जबकि 12% लोगों ने तो ये भी कहा था कि अगर एआई अपराइजिंग आता है, यानी अगर एआई ह्यूमंस को भी कंट्रोल करने लग जाए तो बिकॉज हमने एआई से अच्छे से बात की है तो हो सकता है कि वो हमसे थोड़ी हमदर्दी जताए या फिर हमसे थोड़ा अच्छे से बात करे, हमारी थोड़ी हेल्प करे। तो मुझे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जो ओपन एआई के जो फाउंडर है वो ये कह रहे हैं कि लोगों के प्लीज और थैंक यू प्रॉम्प्ट्स यूज करने की वजह से हमारी कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ रही है एंड हमको बहुत ज्यादा पैसे उसमें खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज बताई गई है। इसी के साथ हमारा न्यूज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करें विथ मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।